नमस्कार बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम क्लास शुरू करने से पहले सबसे पहले प्रेयर करेंगे। तो सभी बच्चे अच्छी तरह से स्ट्रेट बैठ जाएंगे। पहले जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आइज, स्टार्ट गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो बच्चों, पढ़ाई शुरू करने से पहले हम अपने गुरुजनों को भी याद करेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि व्याकरण में मैंने आपको पाठ 18 पूरा करवा दिया है। आज हम व्याकरण का पाठ 19 करेंगे, मुहावरे, पेज नंबर 93 पर। तो बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको ये पाठ शुरू करने से पहले ये बताने जा रही हूँ कि आप इसके बारे में जानते हैं, क्योंकि आप ये पिछली कक्षा में भी पढ़ चुके हैं। मुहावरे यानी कि इडियम्स। मुहावरे का मतलब क्या होता है? किसी बात को एक विशेष अर्थ में बताना, यानी कि कोई भी बात हो, वाक्य में उसका जो एक विशेष एक अर्थ प्रकट होता है, उसे मुहावरे कहा जाता है। तो आज मैं आपको यहाँ पर इसके बारे में बताने जा रही हूँ। अपना अर्थ नहीं बतलाकर अर्थ विशेष बताते हैं, सच पूछो तो वे वाक्यांश ही मुहावरे कहलाते हैं। तो इसका कहने का अर्थ क्या है कि जो अपना अर्थ नहीं लेकिन कुछ विशेष अर्थ बताते हैं, जो वाक्यांश के अंदर जो शब्दांश होते हैं जिसका कुछ विशेष अर्थ प्रकट होता है, वे मुहावरे कहलाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर ये चित्र देखकर भी आप समझ जाएंगे। यहाँ पर यह जो चित्र बताया गया है एक लड़के का, आप देख सकते हैं कि इसने कैसा अभिनय किया है, किस तरह की उसकी एक्टिंग है, उसके जो एक्सप्रेशन है, उसके जो हाव भाव है, इसके ऊपर से भी आपको पता चल रहा है कि यह जो बच्चा है वह गुस्से का अभिनय कर रहा है, यानी कि उसे बहुत गुस्सा आ रहा है। तो इसके हाव भाव से, इसके अभिनय यानी कि इसकी एक्टिंग से भी आपको पता चलता है कि यह क्या जताना चाहता है। तो आज मैं आपको यहाँ पर बताने जा रही हूँ मुहावरे के बारे में। इसे आप अच्छी तरह से ध्यान से सुनेंगे। आज अध्यापक जी ने कक्षा में अभिनय प्रतियोगिता कराई। एक बच्चे को अभिनय करना था, बाकी बच्चों की उसका मतलब बताना था। तो क्लास में जो अध्यापक जी थे उन्होंने एक अभिनय प्रतियोगिता कराई, यानी कि कंपटीशन करवाई। अभिनय यानी कि एक्टिंग, जिसमें एक बच्चा जो है वह अभिनय करेगा, यानी कि वो एक्टिंग करेगा, और बाकी के जो बच्चे हैं उन बच्चों को उसका मतलब बताना था। साहिल ने गुस्से का अभिनय किया। उसका चेहरा देखकर मोहित ने कहा, गुस्सा करना। नेहा बोली, आंखें दिखाना। मोहित ने एक सामान्य सा उत्तर दिया, जबकि नेहा ने उसी बात को एक विशेष ढंग से कहा।
इस तरह हम अपनी बात को दो प्रकार से कह सकते हैं, जैसे बच्चों का शोर सुनकर दादी बहुत गुस्सा हुई, या बच्चों का शोर सुनकर दादी लाल पीली हो गई। तो बच्चों, इसका कहने का मतलब क्या है कि हम दो तरीके से अपनी बात जो है उसे बता सकते हैं। एक तो सामान्य तरीका है और दूसरा जो ढंग होता है कहने का वह एक विशेष तरीका होता है, एक विशेष ढंग होता है। जैसे कि आपने यहाँ पर वाक्य में देखा कि मोहित ने एक सामान्य सा उत्तर दिया। उसने ऐसा कहा कि गुस्सा करना, जबकि नेहा ने विशेष ढंग से इसी बात को बताया, आंखें दिखाना, जिसका मतलब होता है कि गुस्सा करना। इसी प्रकार आप आगे दूसरा उदाहरण भी देख सकते हैं। बच्चों का शोर सुनकर दादी बहुत गुस्सा हुई। तो यह एक सामान्य तरीका है बात बताने का, और दूसरा उसका जो एक विशेष ढंग है, वही बात हम इस प्रकार भी कह सकते हैं, बच्चों का शोर सुनकर दादी लाल पीली हो गई, यानी कि वह गुस्से हो गई। वैसे तो लाल पीला होने का शाब्दिक अर्थ होगा लाल या पीले रंग का होना, पर यहाँ इसका विशेष अर्थ है गुस्सा होना। शब्दों का इस प्रकार विशेष अर्थ में प्रयोग होना ही मुहावरा कहलाता है। तो बच्चों, अभी आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा कि मुहावरा किसे कहते हैं। जब कभी किसी विशेष ढंग से कहा जाता है उसे मुहावरा कहते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा कि जो सामान्य है वह है बहुत गुस्सा हुई, और इसी बात को एक विशेष ढंग से कहा गया कि लाल पीली हो गई, यानी कि देखा जाए तो इसका अर्थ भी यही होता है कि बहुत गुस्सा हुई, लेकिन इसको विशेष ढंग से यहाँ पर कहा गया है और इसी को मुहावरा कहते हैं। वाक्य में विशेष अर्थ प्रकट करने वाले शब्द समूह या शब्दांश को मुहावरा कहते हैं। मुहावरों के प्रयोग से भाषा सुंदर, प्रभावशाली और अधिक मज़ेदार हो जाती है। तो इससे ये एक विशेष तरीका होता है। हिंदी भाषा में एक ये विशेष ढंग होता है, एक विशेष तरीका होता है। इससे भाषा जो है वह सुंदर और मज़ेदार लगती है और इसका एक विशेष अर्थ भी प्रकट होता है, और इसी को मुहावरे कहते हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 94 पर। यहाँ पर आपको कुछ मुहावरे दिए गए हैं जो मैं अभी समझा रही हूँ। कुछ मुहावरे तथा उनका वाक्य में प्रयोग। शरीर के अंगों से संबंधित मुहावरे। तो यहाँ पर जो मुहावरे दिए गए हैं यह शरीर से संबंधित कुछ मुहावरे हैं और उनके अर्थ व वाक्य है। नंबर 1, पीठ थपथपाना, शाबाशी देना। प्रतियोगिता जीतने पर अध्यापक ने मेरी पीठ थपथपाई। तो पीठ थपथपाने का अर्थ क्या होता है? शाबाशी देना। अगर परीक्षा में आप पहला नंबर लेकर आते हैं और जब आप घर आते हैं अपने मम्मी पापा दादा दादी को जब आप बताते हैं तो वे क्या करते हैं? आपकी पीठ थपथपाते हैं, यानी कि आपको शाबाशी देते हैं। जब कभी कोई खेल में भी अगर आप जीत जाते हैं, आपको कोई इनाम मिलता है, कोई ट्रॉफी मिलती है, तब अगर आपकी पीठ थपथपाते हैं आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स, तो इसका मतलब क्या होता है कि वे आपको शाबाशी देते हैं। इसका वाक्य जो है इससे भी आपको समझ में आ गया होगा कि इसका अर्थ क्या होता है। प्रतियोगिता जीतने पर अध्यापक ने मेरी पीठ
थपथपाई। यानी कि कंपटीशन में जीतने पर अध्यापक ने यानी कि टीचर ने मेरी पीठ थपथपाई यानी कि शाबाशी दी। नंबर 2, हाथ पाँव फूलना, घबरा जाना। परीक्षा भवन में अपना पहचान पत्र न मिलने पर मेरे हाथ पाँव फूल गए। हाथ पाँव फूलना यानी कि घबरा जाना। अगर आपको सर या टीचर ने पूछ लिया, कोई प्रश्न का उत्तर पूछ लिया, या तो अगर आपको होमवर्क के बारे में पूछ लिया और अगर आपने नहीं किया हो और टीचर कहते हैं कि लाइए आपका होमवर्क दिखाइए, तब आप क्या एकदम से घबरा जाते हैं क्योंकि आपने वह नहीं किया होता है, तो आप घबरा जाते हैं यानी कि हाथ पाँव फूलना। तब क्या होता है कि आपके हाथ पाँव फूल जाते हैं, आप एकदम से घबरा जाते हैं। यहाँ पर जो उदाहरण दिया गया है, परीक्षा भवन में अपना पहचान पत्र न मिलने पर मेरे हाथ पाँव फूल गए। अगर एग्ज़ाम होती है, मान लो कि बोर्ड की एग्ज़ाम होती है, तो उसमें एक रिसिप्ट दी जाती है। अगर वो आपके पास हो तो ही आप परीक्षा में बैठ सकते हैं। और अगर आप एग्ज़ाम देने के लिए चले गए, आप क्लासरूम में बैठ गए और तभी आपको पता चलता है कि आपकी वो रिसिप्ट नहीं मिल रही है, तो क्या हो जाता है, आप एकदम घबरा जाते हैं कि अरे अब क्या होगा। यानी कि आपके हाथ पाँव फूल जाते हैं। इसका अर्थ होता है घबरा जाना। नंबर 3, आँखों का तारा होना, बहुत प्यारा। आँखों का तारा होना यानी कि बहुत प्यारा होना। रघु अपने माता पिता की आँखों का तारा है। तो जैसे कि हर बच्चा जो होता है वह अपने माता पिता की आँखों का तारा होता है, दादा दादी नाना नानी की आँखों का तारा होता है, यानी कि वह बहुत प्यारा होता है उनके लिए। नंबर 4, बाएं हाथ का खेल होना, आसान काम। बाएं हाथ का खेल होना यानी कि आसान काम। अगर आपको कोई काम दिया जाए, कोई अगर आपसे ऐसी कोई कभी शर्त भी लगा ले कि चलो ये काम मुझे करके दिखाओ तो मैं जानूं, तो आप क्या कहते हैं, अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, यानी कि यह तो आसान काम है। गणित के प्रश्न हल करना सौरभ के लिए बाएं हाथ का खेल है। तो यहाँ पर इसका अर्थ क्या है कि सौरभ जो है गणित में होशियार है और गणित के प्रश्न हल करना सौरभ के लिए बाएं हाथ का खेल है, यानी कि उसके लिए एक आसान काम है ये। नंबर 5, पेट में चूहे कूदना, बहुत भूख लगना। 5 घंटे तक काम करने के बाद मेरे पेट में चूहे कूदने लगे। पेट में चूहे कूदना यानी कि बहुत भूख लगना। जब कभी आप स्कूल से घर वापस लौटते हैं तो आते ही आप मम्मी से क्या कहते हैं, मम्मी मम्मी जल्दी से खाना दे दो, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, यानी कि मुझे बहुत भूख लग रही है। पेट में चूहे कूदना यानी कि बहुत भूख लगना। नंबर 6, आसमान सिर पर उठाना, बहुत शोर करना। छुट्टी की खबर सुनते ही बच्चों ने आसमान सिर पर उठा लिया। आसमान सिर पर उठाना इसका मतलब क्या होता है कि बहुत शोर करना, यानी कि बहुत आवाज़ करना, बहुत शोर करना। जब कभी अगर मैं आपको एक उदाहरण दे रही हूँ कि अगर कभी आपके मम्मी पापा कहीं बाहर गए होते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, घर में आपस में सारे बच्चे जो भाई बहन है या फ्रेंड सर्कल है वह सभी मिलकर के आसमान सिर पर उठा लेते हैं, यानी कि वह बहुत शोर करते हैं,
कमर कसना, तैयार होना। परीक्षा की तिथि पास आते ही मैंने अपनी कमर कस ली। कमर कसना यानी कि तैयार होना, किसी काम के लिए तैयार हो जाना। जब कभी परीक्षा आती है तो आप भी जैसे कि अपनी कमर कस लेते हैं, यानी कि तैयारी में लग जाते हैं। तो परीक्षा की तिथि यानी कि तारीख पास आते ही मैंने अपनी कमर कस ली। नंबर 8, नाक भौं सिकोड़ना, नाराजगी दिखाना। विद्यालय के आसपास गंदगी देखकर लोग नाक भौं सिकोड़ने लगे। नाक भौं सिकोड़ने का मतलब क्या होता है कि नाराजगी दिखाना, यानी कि जो कुछ आपको अच्छा नहीं लगता है, जिसके कारण आप इस तरह से मुंह बनाते हैं जिससे साफ पता चल जाता है कि यह नाराजगी दिखा रहे हैं। नाक भौं सिकोड़ना यानी कि नाराजगी दिखाना। नंबर 9, दांत खट्टे करना, बुरी तरह हरा देना। भारतीय हॉकी टीम ने कोरिया की टीम के दांत खट्टे कर दिए। तो दांत खट्टे करना यानी कि किसी को बुरी तरह से हरा देना। जब कभी आप लोगों की स्कूल में भी किसी खेल में कंपटीशन होती है, तो मान लो कि अगर एक हाउस है, वह दूसरे हाउस को जब हरा देता है, तब वह क्या बोलेंगे कि अरे हमने तो सामने वाली टीम के दांत खट्टे कर दिए, यानी कि उन्हें बुरी तरह से हरा दिया। कान का कच्चा होना, किसी की भी बात पर विश्वास कर लेना। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कान के कच्चे होते हैं, वो हर किसी की बात के ऊपर विश्वास कर लेते हैं। पंकज कान का कच्चा है, इसलिए उसका अपने दोस्त से झगड़ा हो गया। तो बच्चों, आपके बीच में भी कई बार ऐसा होता है फ्रेंड सर्कल में। अगर कोई बच्चा है, अगर वो कान का कच्चा है और अगर उसका दोस्त जो है वो किसी के बारे में अगर गलत सलत बताता है, तो ये उसकी बात को सच मान बैठता है और इसके कारण उसका किसी के साथ झगड़ा हो जाता है। और ये झगड़ा इसलिए होता है क्योंकि वह दूसरे की बात पर विश्वास कर लेता है और वह सोचता नहीं है कि क्या सच है और क्या गलत है, क्या झूठ है। इसका अर्थ क्या होता है कि किसी की भी बात पर विश्वास कर लेना, यानी कि कान का कच्चा होना। तो यहाँ पर जो मैंने आपको मुहावरे बताए हैं, यह शरीर के अंगों से संबंधित जो मुहावरे हैं, वह मुहावरे अर्थ और उनसे जुड़े वाक्य भी मैंने आपको समझाए हैं और मैंने आपको कई उदाहरण भी दिए हैं जो आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं। वस्तुओं से संबंधित मुहावरे। नंबर 1, दाल में काला होना, शक यानी कि संदेह होना। किसी भी बात के लिए शक होना, किसी भी बात में संदेह होना, यानी कि दाल में काला होना। पुलिस के रोकने पर भी जब कार नहीं रुकी तो उन्हें दाल में कुछ काला लगा। तो जब कभी पुलिस किसी वाहन को तेज़ी से जाते हुए देखता है और वह उसे चेक करने के लिए कभी रोकता है, लेकिन उसके पुलिस के रोकने पर भी वह नहीं रुकती है गाड़ी, तो पुलिस को संदेह होता है, यानी कि शक होता है कि जरूर दाल में कुछ काला है। नंबर 2, नमक मिर्च लगाना, बढ़ा चढ़ाकर कहना, बताना। कई लोगों की आदत होती है कि जो बात में बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, कोई भी बात को
रीना की आदत है वह किसी भी बात को नमक मिर्च लगाकर ही बताती है। यानी कि अगर बात कुछ होती है उसके अंदर वह और भी कुछ शब्द जोड़कर और भी कुछ बातें अपने आप से जोड़ कर के बताते हैं। यानी कि उसे बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं, यानी कि नमक मिर्च लगाकर। चिकना घड़ा होना, कुछ भी असर न होना। संदीप किसी की भी बात नहीं मानता, वह तो चिकना घड़ा है। चिकना घड़ा होना इसका अर्थ होता है कि कुछ भी असर न होना। संदीप जो है वह किसी की भी बात को नहीं मानता, वह तो चिकना घड़ा है। यानी कि उसको कोई भी कुछ भी उसे असर नहीं होती। कई बच्चे भी ऐसे होते हैं जिनको कितनी भी बार डांटते हैं, कितना भी कहो, कितना भी समझाओ, लेकिन उन्हें कुछ भी असर नहीं होता है। तो उनके लिए ऐसा कहा जाता है कि वह तो चिकना घड़ा है, यानी कि उसे कुछ भी असर नहीं होती। तो बच्चों यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा, पेज नंबर 94 तक। तो आज मैंने यहाँ पर यह जो मुहावरे समझाए हैं, अर्थ और वाक्य, ये आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 95 पर। नंबर 4, लोहे के चने चबाना, बहुत मुसीबतों का सामना करना। भारतीय सेना ने शत्रु सेना को लोहे के चने चबवा दिए। लोहे के चने चबाना, इसका अर्थ क्या होता है? उसका एक विशेष अर्थ निकलता है। इसका विशेष अर्थ है कि बहुत मुसीबतों का सामना करना। भारतीय सेना ने शत्रु सेना को लोहे के चने चबवा दिए। नंबर 5, पानी पानी होना, बहुत शर्मिंदा होना। मैच में गेंद से छेड़छाड़ करते हुए पकड़े जाने पर खिलाड़ी पानी पानी हो गया। तो इसका मतलब क्या होता है कि पानी पानी होना यानी कि बहुत शर्मिंदा होना। अगर कोई गलत काम करते हुए जब पकड़ा जाता है तो वह पानी पानी हो जाता है, यानी कि वह बहुत ही शर्मिंदा हो जाता है। अगर परीक्षा में चोरी करते हुए अगर कोई पकड़ा जाता है तो वह पानी पानी हो जाता है, यानी कि वह बहुत शर्मिंदा हो जाता है। तो आज मैंने आपको यहाँ तक यह जो मुहावरे समझाए हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। इसके अर्थ भी आपको समझ में आ गए होंगे। जो कुछ भी मैं आपको वर्क दूंगी वो आप पूरा कर लेंगे। बाकी के जो ये मुहावरे हैं, विविध विषयों से संबंधित मुहावरे, यह मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगी और इसकी एक्सरसाइज भी करवाऊंगी। धन्यवाद।